नमस्कार मित्रों, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा करंट अफेयर टॉक शो पर आधारित होगा, जहां पर हम करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बोलूं उसको आप नोट डाउन करते चले। मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूं कि पेन और पेपर लेके तो जरूर बैठिए। ऐसा क्यों? देखिएगा, आज आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, परसों आप फिर दूसरा वीडियो देखेंगे, फिर नरसों कोई और वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन एक लिमिटेशन होती है हमारे माइंड की कि ये चीज इतने दिनों तक ही रहेगी। अब दूसरी चीज देखी तो वो आपके माइंड में आ जाएगी, पुरानी चीज जो होगी गायब हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी तो उतनी ही है जिस तरह फोन में होती 4 GB 6 GB। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो नोट्स है, अगर आप उसको रजिस्टर में बना के रखोगे तो वो आपके लिए प्रॉपर एग्जाम में बहुत काम में आएगा। तो पेन और पेपर लेके तो जरूर बैठा करें कहीं भी पढ़ रहे हो, ताकि नोट्स आपके बनते रहें और वो नोट्स जो हैं लॉन्ग टर्म भी हों और आपके मस्तिष्क में स्टोर रहें। मस्तिष्क यानी कि स्कीमा, सारी जो इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर में जरूर नोट करें। तो ये थी इतनी सी बात। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जरूर नोट करेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका एनजीटी। एनजीटी का पूरा नाम सुनते हैं पहले तो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है हरित, और न्यायाधिकरण का अर्थ क्या होता है? जजमेंट या न्याय करना। ठीक है, यानी कि एनजीटी जो एक केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर, केंद्रीय बोलेंगे, केंद्रीय स्तर पर एक संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर अपना निर्णय देती है। जैसा कि रिसेंटली आपने देखा, एनजीटी जो एक केंद्र स्तर की संस्था है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये अभी इसने कुछ दिनों पहले बोला कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में फलाना डेट से फलाना डेट तक आपके पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया इसने। ठीक है, हमारे लिए प्रतिबंध तो ध्यान में रखना ही है कि लगाया इसने। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये पूछेगा कि एनजीटी जो है, ठीक है, इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है या कौन इसके अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल, जो पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं। होता क्या है कि इसका जो भी अध्यक्ष बनता है वो भूतपूर्व न्यायाधीश होता है और जिसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। एनजीटी की जब स्थापना की गई थी ना स्टूडेंट्स, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके स्वतंत्र कुमार। ठीक है, ये कुछ बेसिक से एनजीटी के बारे में हमारे लिए इतना इंफॉर्मेशन ठीक है, आपके लिए काम में आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आएंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। जैसा कि आपने देखा होगा कि आईपीएल जो है इस बार का भारत में नहीं हुआ, कोविड-19 के चलते। कहां हुआ? हाँ, याद आ रहा है आपको, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ध्यान में रखिएगा, 13वां सत्र जो है इस बार आईपीएल जो हुआ है वो कहां पर हुआ? आपका यूएई में हुआ। और किस नंबर का था? 13वां सत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप देख रहे हो कि आईपीएल का समापन भी हो चुका है, तो एग्जाम में ये भी पूछने की पॉसिबिलिटी रहेगी कि आईपीएल का 13वां सत्र किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है, दिल्ली डेयरडेविल्स को हराकर। ध्यान रखिएगा, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराया है। और मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है? आपकी रोहित शर्मा। और ध्यान रखिएगा, आईपीएल का जो 13वां जो सत्र चल रहा है, यानी कि 13 बार आईपीएल जो हो चुका है उसमें 5 बार तो मुंबई इंडियंस ही जीती है। और जिसकी कैप्टनशिप की बात करें तो रोहित शर्मा की कैप्टनशिप पे 5 बार, 2013, 15, 17, 19 और 20। ध्यान रखिएगा, 5 ही बार जीती है मुंबई इंडियंस। तो दिल्ली के कैप्टन भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी आप इस बार उन्होंने सुर्खियों में बहुत आए, अच्छा क्रिकेट खेला, श्रेयस अय्यर, नाम ध्यान रखिएगा दिल्ली के कैप्टन में। तो ये था आपका आईपीएल से रिलेटेड आपकी कुछ बेसिक जानकारी। कहां पर हुआ ये पूछ सकते हैं, किस नंबर का सत्र है ये?
13वां सत्र है। कौन जीता? मुंबई इंडियंस। कितनी बार जीती? 5 बार जीती। किसको हराया? दिल्ली को हराया। और दिल्ली के कैप्टन कौन है आपकी? श्रेयस अय्यर। मुंबई के तो आप जानते हो, रोहित शर्मा। तो ये हमारा सेकंड करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए आइए, अब तीसरा पॉइंट है, एग्जाम में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, स्टेट सिविल सर्विस हो, और ये आपका स्टेट सर्विस के साथ साथ अदर स्टेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा कोविड-19, ठीक है, जो इतनी महामारी फैली, तो दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने अपनी मेडिसिन विकसित करने की कोशिश करी और लोग कॉपीराइट कराने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी पेटेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बात हुई। अब इसी क्रम में दवाई को विकसित करने के क्रम में कुछ देशों ने दवाई बनाई। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर मैं जो बोलने जा रहा हूं कि किस देश के द्वारा ये दवाई विकसित की गई है कोविड-19 या कोरोना वायरस के लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, रिसेंटली कुछ टाइम पहले, काफी 2 महीने हो चुके होंगे, रूस ने स्पुतनिक 5 नाम से एक मेडिसिन विकसित की है जिसके रिजल्ट काफी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रायल के फेस में पहुंच चुकी है ये दवा और इसके रिजल्ट अच्छे देखे गए। स्पुतनिक 5 किसने विकसित करी? रूस के द्वारा। ठीक है, एक फैक्ट तो ये रहा। अब सेकंड फैक्ट हमारे लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च करने के लिए एक मेडिसिन विकसित की है, डेवलप की है कोरोना के लिए, कोविड के लिए, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। क्या है? एस्ट्राजेनेका। बहुत इंपॉर्टेंट। रूस के द्वारा स्पुतनिक, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एस्ट्राजेनेका। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आएगा कि इन 2 दवाइयों के नाम तो चलो आपको ध्यान में रखेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी दवाई जो मार्केट में या वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिल रही है, जिसके बारे में बताया गया है, फर्स्ट ट्रायल हो चुका है, सेकंड ट्रायल हो गया, थर्ड ट्रायल भी कंप्लीट होने को है और जल्दी ये आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी जितने भी टेस्ट किए गए हैं ना, 90% पॉजिटिव, 90% देखा गया है कि ये दवा जो है इसका सक्सेस रेट है। यानी कि इस दवा का नाम जानना तो बहुत ही जरूरी है, जो वर्तमान में आपके डेली अखबारों में, किसी भी अखबार में, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी का हो, न्यूज़पेपर में है ये दवा। इस दवा का नाम है, मैं आपको बताता हूं, नाम है BNT162B2। ठीक है, BNT162B2। अब ये दवा का नाम जो है ना, वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा इस दवा को विकसित किसने किया है। तो रिसेंटली विश्व स्तर पर एक ही जगह इलेक्शन हुए हैं व्यापक लेवल पर, जो विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है, ताकतवर, चाहे वो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बोल लो, चाहे आपका शक्ति के प्रदर्शन में। तो आपको नाम याद आ रहा होगा, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जर्मनी के द्वारा इस दवा को विकसित किया गया है। अब क्या पूछेगा? वो ये भी नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा उस कंपनी का नाम बताओ। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने BNT162B2 डेवलप की है? तो यूएस की एक बहुत ही फेमस दवा कंपनी है जिसका नाम है फाइजर। ध्यान रखिएगा, फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है, जिसके 90% रिजल्ट देखने को आए हैं सकारात्मक। ठीक है, किस देश के द्वारा? तो यूएस और जर्मनी। और यूएस की कौन सी कंपनी है? तो ध्यान रखिएगा, फाइजर। और जर्मनी की कौन सी है? बायोएनटेक लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों में। फाइजर का नाम तो आप ध्यान रख ही लें, ये इंटरव्यू तक में भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, जब यूएस की बात आएगी तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। चलिए, अब बात आती है यूएस की। आइए, तो यूएस के इलेक्शन पे संक्षेप में हम लोग बात कर लेते हैं। यूएस में जो इलेक्शन हुए हैं उसको पोटस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पोटस क्या है? तो POTUS, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, POTUS, पोटस यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो पोटस यानी कि अमेरिका का इलेक्शन, ठीक है, बोला जाता है वहां पर। कौन जीता? ट्रंप हार चुके हैं। किस पार्टी के थे ट्रंप? रिपब्लिक। और दूसरी पार्टी आप जानते ही हो, डेमोक्रेटिक।
ट्रंप हारे हैं और ट्रंप रिपब्लिक से संबंधित हैं, तो जीते कौन है? डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक में कौन जीता है? जो बाइडन। जो बाइडन जीते हैं, जो काफी एज में बड़े हैं, आपके देखा होगा आपने पिक में, इसमें मैं आपको शो कर दूंगा जल्दी आपका। तो जो बाइडन जो कि डेमोक्रेटिक से संबंधित है, उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति का पद जीत लिया है और 20 जनवरी को वो व्हाइट हाउस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ट्रंप के बारे में तो देख ही रहे हो, अभी ट्रंप मान ही नहीं रहे हैं सत्ता हस्तांतरित करने के लिए। ठीक है, सत्ता तो हस्तांतरित होना ही है और डेमोक्रेटिक के पास जाना ही है। आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो इलेक्शन हुए यूएस में किस नंबर के थे? 46वें नंबर के थे, ध्यान में रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 46वें। कौन जीता? डेमोक्रेटिक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जैसे वीपी या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव जो हुआ है, उसमें कौन जीता है? अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई महिला इलेक्शन जीती है, जिनका नाम है कमला देवी हैरिस। इंपॉर्टेंट ये है कि ये भारतीय मूल की हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। कमला हैरिस जो हैं वो भारतीय मूल की हैं, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की हैं। गांव का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीन पर नोट कराऊंगा आपका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भारतीय मूल की हैं, इनकी माँ यहाँ के थी। और जबकि ध्यान रखिएगा, इनके फादर जो हैं वो जमैका से बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे, ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। और बोला जाता है ना, ब्लैक ब्लैक जो कलर जो होता है, ठीक है, जो कलर के लिए मतलब कि आश्वेत, उनके लिए तो और ही बहुत बड़ी ये प्रेरणा के स्रोत का कार्य करेंगी। ठीक है, भारत का नाम तो रोशन कर ही दिया इन्होंने। तो रिसेंटली ध्यान के रखना है कि जो कमला हैरिस जो यूएस में वाइस प्रेसिडेंट बनी है, वो किस मूल की हैं? भारतीय मूल की हैं। और यूएस के इतिहास में पहली बार जो पहली महिला है जो उपराष्ट्रपति बनाई गई है। ठीक है, भारतीय मूल की हैं और ये इनके फादर आपके जमैका से आते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखते हैं, जैसे कि भारत में संसद जो होती है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, उधर पे क्या बोलते हैं? कांग्रेस। ध्यान में रखेंगे। और राज्यसभा को वहां पर बोला जाता है सीनेट, और बनता जो है वो सीनेट में वो सीनेटर कहलाता है आपका। ये बेसिक जान बातें हैं। मैंने आपसे बोला था जल्दी यूएस में इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पूरा उसका मैप के माध्यम से कितनी कितनी सीट है, प्रोसेस क्या है, वो जल्दी आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको एक बार ये वाला जो वीडियो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करनी है कि आपको कैसा लगता है। जैसा भी लगता हो आप तो बता दीजिए। ठीक है, कोशिश रहेगी कि जो अगला वीडियो आएगा उस पर यूएस पर, उसमें आपको और डिटेल में जानकारी दी जाए। मैं सत्येंद्र अपने यूट्यूब चैनल में जीएस के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ईवीएस पैडागोजी के वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। एक प्रयास है, तो इस प्रयास में आप भागीदार बनिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते यार। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो धनाधन और शेयर कर दो धनाधन। ठीक है, इससे मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये बात थी आपकी यूएस इलेक्शन पे। तो ध्यान में रखिएगा, आपके जो बाइडेन है 46 नंबर के राष्ट्रपति बने आपके। ठीक है, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है वहां पर राष्ट्रपति का। इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका एससीओ। ये एससीओ क्या है? पहले तो पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संघाई सहयोग संगठन। डेली सुर्खियों में है भारत, या मैं ये बोलूं एससीओ का क्या अस्तित्व है, ये बोला जा रहा है आपका। क्या भारत को इसका एक अंग होना चाहिए? इस पर हम लोग सेपरेट बात कर सकते हैं। अभी पॉइंट पर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहां से पॉइंट आ सकता है। क्यों? क्योंकि एससीओ जो है, इस बार की जो बैठक होना थी, आपने देखा होगा कोविड-19 के चलते लोग मिल तो पा नहीं रहे हैं, तो इसकी वर्चुअल बैठक हुई थी इंटरनेट के माध्यम से, फिजिकल नहीं, इंटरनेट के माध्यम से। फिजिकल नहीं हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी आपकी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं आपका। ठीक है, इंटरनेट पर स्क्रीन के माध्यम से।
और इस बार का जो एससीओ है ना वो रूस में होना था सेंट पीटर्सबर्ग में, यानी कि नहीं हो पाया, लेकिन अध्यक्षता तो रूस के द्वारा ही की गई है। अब हमारा एससीओ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान में रखिएगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो मैं बोल रहा हूं, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और तब इसके सदस्य 8 नहीं थे, 5 थे। और तब इसे एससीओ के नाम से नहीं जानते थे, संघाई 5 के नाम से जानते थे। और जैसा कि जानते हो संघाई कहां पर है, चाइना। यानी कि जब 1996 में स्थापित किया तो चाइना तो इसका पार्ट था ही, रूस इसका पार्ट था, ध्यान में रखेंगे, चाइना रूस तो इसका पार्ट ही था, और रूस के साथ साथ तजाकिस्तान और कजाकिस्तान भी इसके अंग थे, ध्यान में रखेंगे। इतनी बात हो गई। अब ध्यान में रखिएगा संघाई 5 जो था, बाद में 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसका सदस्य बनाया गया, तब इसको 2001 में एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था। 1996 से 2000 तक तो ये संघाई 5 के ही नाम से जाना जाता था, 5 ही देश इसके सदस्य थे। फिर बाद में उज्बेकिस्तान 2001 में सदस्य बना, फिर आगे चल के 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने, परमानेंट सदस्य बने इसके, ठीक है। तब जाके वर्तमान में इस समय इसके एससीओ के 8 सदस्य हैं। भारत तो इसका ऑब्जर्वर बना था 2005 में, लेकिन परमानेंट कब हुआ, 2017 में हुआ था। उसी समय 17 में भारत और पाकिस्तान हुए। तो ध्यान में रखिएगा वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर ध्यान में रखिएगा, संघाई दिख रहा है ना नाम में, तो संघाई मत समझिएगा, बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन भाषा जो है, लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो चाइनीज और रूस लैंग्वेज है, ध्यान में रखेंगे। और इसके 8 सदस्य कौन कौन हैं, ध्यान रखिएगा, चाइना, ठीक है, उसके बाद आपका चाइना हो गया, रूस, रसिया फेडरेशन, तीसरा हो गया आपका पाकिस्तान, और भारत। 4 देश मैंने आपको बता दिए, 4 और ध्यान में रखना है। कौन कौन से, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इसके 8 सदस्य देश हैं। तो पूछ सकता है वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, 8 हैं। और भारत 2017 में बना, भारत और पाकिस्तान। 96 से 2000 तक ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 के बाद ये एससीओ इसका नाम मिला। भारत 2005 में इसका ऑब्जर्वर बना, 2017 में परमानेंट बना। हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग में है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वो मैंने आपको बता दी। अब स्थापना किस लिए की गई थी, स्थापना इसकी इसलिए की गई थी कि सीमा बाउंड्री पर हम लोग नजर रख सकें, या सीमा पार जो होता है, आतंकवाद जो होता है, उसकी समस्या को कम कर सके, नस्लीय भेदभाव कम कर सके, धार्मिक भेदभाव जो होता है कम कर सकें, और ऊर्जा जो होती है, मध्य एशिया, मिडिल एशिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सोर्स है, रिसोर्स बोले हम तो। मध्य एशिया में ऊर्जा के बहुत सारे भंडारण हैं, आप देखेंगे अगर मैप पर, तो ये क्षेत्र जो मध्य एशिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। और जो 8 देशों का सदस्य जो ग्रुप जो बनाया गया ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए कोई है तो पाकिस्तान और चाइना ही है। और चाइना इस मिडिल एशिया पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, इसमें कोई शक ही नहीं है इस बात में। शुरू से ही इसकी आदत रही है, चाइना की फितरत सुधर नहीं सकती, ठीक है। क्यों, वो सोचता है कि मिडिल एशिया जो कि एक धरती, एक लैंड एरिया है, सी कनेक्ट नहीं है, लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया पर अगर वो कब्जा करे तो वो कहां पहुंच सकता है, आपका यूरोप तक जा सकता है इस एरिया के माध्यम से। और चाइना शुरू से ही विस्तारवादी नीति पर ही चलता हुआ आया है। और मध्य एशिया ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो कुछ बेसिक जानकारी है, तो ध्यान में आपको रखना है। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया, ठीक है। और रिसेंटली एक बात और ध्यान में रखिएगा, मालदीव हिंद महासागर में आपका एक छोटा सा देश,
जिसकी कैपिटल माले। रिसेंटली मालदीव के साथ रिलेशनशिप की बात हो रही है, विजिट भी किया था विदेश सचिव ने। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि वहाँ के आपके राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद नशीद। एक बेसिक जानकारी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पॉसिबल उतना नहीं है जितना मैंने बोला फाइजर इंपॉर्टेंट है आपका, आईपीएल वाला पॉइंट बोला वो इंपॉर्टेंट है, कमला हैरिस वाला बोला वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये भी ध्यान में रखेंगे यूएस में जो कितने पे इलेक्शन हुआ है, 538 सीट पे इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है, निर्वाचन मंडल जो बनता है, उसे इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं। पॉलिटी में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और आंकड़ा कितना चाहिए था, 270, जिसको जो बाइडन ने प्राप्त कर लिया, पॉपुलर वोट भी प्राप्त किया। अमेरिका में पॉपुलर वोट का बहुत बहुत महत्व है, और अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, डेमोक्रेसी सबसे पहले आई यूएस में। लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, वो है आपका भारत। 130 करोड़ की आबादी थी, अब जब आंकड़े आएंगे ना 2021 तक, तो हम लोग की आबादी 15 करोड़ तो आप मान ही लीजिए, यानी कि हम चाइना को भी जल्दी पछाड़ी देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एनजीटी ध्यान रखिएगा, जो चीफ बनेगा उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है आपका, ठीक है। 2010 में स्थापित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जल्दी हम लोग करंट अफेयर पे और भी पॉइंट पर चर्चा जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो तो धनाधन यार लाइक शेयर कर दो यार, कंजूसी ना करो, ठीक है। और सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जीएस जनरल स्टडीज हिस्ट्री के वीडियो बनाना शुरू करूं, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी शुरुआत करूं। ये एक शुरुआत है, मैंने जो करी है, एक प्रयास जो मैं कर रहा हूं। चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाता हूं, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, सीटेट एग्जाम के लिए, रीट एग्जाम के लिए, स्टेट टेट एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागोजी भी पढ़ाता हूँ। ईवीएस यानी कि पर्यावरण और इसकी पेडागोजी भी पढ़ाता हूँ। ये मेरे कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और करंट अफेयर तो इंक्लूडेड है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा मैंने आपसे बोला था कि जीन प्याजे जो कि एक थिंकर हैं मनोविज्ञान के, स्टेट टेट और सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 बना चुका हूँ, पार्ट 2 जल्दी आएगा। हो सकता है अगर लेंथी करा तो पार्ट जीन प्याजे पर 2 पार्ट आए, यानी कि पार्ट 1 हो चुका है, 2 और 3 है। कोशिश ये रहेगी कि सेकंड में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो एक बार पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आप पार्ट 2 समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। पार्ट 2 अपलोड नहीं किया मैंने। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।